जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बहुचर्चित डबल मनी के आरोपी अजय तिड़के के अधिवक्ता के द्वारा अदालत में पेश की मेडिकल रिपोर्ट पाई गई फर्जी। विद्वान अदालत ने तिड़के सहित मामले के अन्य आरोपी की जमानत की निरस्त। पूर्व विधायक किशोर समृति ने प्रशासनिक अधिकारियों की लंच टाइमिंग पर उठाए सवाल। अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल बॉडी बनाए जाने की रखी मांग, साथ ही बालाघाट को संभाग बनाए जाने की बात कही। बनगंगा नदी के रेलवे ब्रिज के रेलिंग पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। भारी भरकम दल बल के साथ प्रशासनिक अमले ने हटाया गर्रा चौक में फैला अतिक्रमण। राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निकाली 180 फीट रोड। लालबर्रा में हो रही अतिक्रमण कार्रवाई पर पूर्व विधायक किशोर समृति ने दुकानदारों से की मुलाकात। कहा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन की हठधर्मिता व निरंकुशता है। दो अलग अलग गुटों में बटा पवार समाज। पुराने संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन का कराया नवीनीकरण। 2022 के नए संगठन को बताया अवैध। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सब्जी मार्केट में अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें संचालित करने वाले 37 दुकानदारों को तहसीलदार राम बापू देवांगन के निर्देश पर गत दिवस राजस्व विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दुकान का स्थायी पट्टा होने पर 16 जनवरी तक तहसील कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। सब्जी मार्केट में दुकान लगाने वाले 29 दुकानदारों ने 16 जनवरी को तहसील कार्यालय पहुंचकर दुकान संचालन के संबंध में जो दस्तावेज उनके पास है उसे जमा किया, जिसकी जांच कर दस्तावेज अवैधानिक पाए जाने पर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सब्जी मार्केट में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से हमारे द्वारा सब्जी मार्केट में कुछ लोग किराना, सब्जी व अन्य दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और गत दिवस प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर जिस जमीन पर दुकान संचालित कर रहे हैं उसके दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, जिसके परिपालन में हमारे पास जनपद व ग्राम पंचायत से दुकान चलाने के लिए जो दस्तावेज प्राप्त हुए थे उसकी छाया प्रति जमा किया है। अगर हम लोग अतिक्रमण में है तो प्रशासन पहले हमें अन्य स्थान पर विस्थापित करे, उसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई करे। सब्जी मंडी में मेरी जो दुकान है वहाँ पे लगभग 20 साल से कर रहा हूँ। ये जो नोटिस मिला था आपको प्रशासन से क्या कहा कर मिला था? ये कह के मिला है कि आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसको हटाया जाना है। उस संबंध में नोटिस दी थी जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था 16 तारीख को। तो हम लोगों ने आज सभी लोगों भाई लोगों ने मिलकर जाकर तहसीलदार महोदय के वहाँ पर कार्यालय में जाकर लोग अपना जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं। जवाब में क्या दिए आप लोगों ने? जवाब में ये कि हम लोगों को हटाने से अगर प्रशासन यहाँ हमको हटाना चाहता तो हमको कहीं विस्थापित कर दे ताकि हम लोगों का रोजी रोजगार चलते रहे। हम लोग वापस आ गए। दस्तावेज के बाद हमें कुछ बोला नहीं है। जो दस्तावेज पेश किया आपने वो क्या है, वैध है या अवैध क्या है? दस्तावेज तो वैध है। हम लोग को इतने दिन से सब्जी व्यापार यहाँ पे बैठे हैं, 40, 45, 50 साल करीब हो गए हम लोग के यहाँ व्यापार कर रहे हैं। ये सब्जी बाज़ार अवांटेड है बाज़ार के लिए ये एरिया, और हमारी दुकान तो बरसों से हमें खुद नहीं पता कि दुकान है हमारी कब से। इसमें कोई टैक्स वगैरह जमा किए क्या? टैक्स हमको गौरी भाव ने लाइट किए थे, तो ये यहाँ पे रसीद वगैरह जनपद की और साप्ताहिक बाज़ार की वसूली की जाती है पंचायत की तरफ से, उसका हम लोग पैसा देते हैं बाजार ठेकेदारों को। सब ठेकेदारों को देते हैं ये जनपद को या किसी? जनपद अब हमसे टैक्स तो नहीं ले रही, सिर्फ एक ही बार रसीद दी हमको। अब वो जनपद नहीं लेती टैक्स, सिर्फ बाजार जो होता है नीलाम पंचायत की तरफ से उनके ठेकेदार हमसे वसूली करते हैं साप्ताहिक। ऐसे अभी कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमको कहीं व्यवस्थित कर दें, फिर अगर हटाना भी चाहता है तो कोई बात नहीं, हटा ले, मगर हमारा व्यापार कहाँ होगा, हमारी रोजी रोटी कहाँ से निकलेगी हमारे।
दूरभाष पर चर्चा में तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि सब्जी मार्केट में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले 37 दुकानदारों को नोटिस जारी कर 16 जनवरी तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें 29 दुकानदारों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं, परंतु उनके पास स्थायी पट्टा व अन्य वैध दस्तावेज नहीं है। इसलिए 17 जनवरी को सभी 37 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कहा जाएगा एवं उनके द्वारा खाली नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विद्युत मीटर में सेटिंग कर लोड कम करने वाले मामले में रोजाना ही नए नामों के खुलासे हो रहे हैं। विद्युत मीटर में सेटिंग करने के आरोप में पकड़ा युवकों की निशानदेही पर जहां एक दिन पूर्व नगर के 4 से 5 घर व प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई कर आरोपियों से मीटर सेट कराने वाले उपभोक्ताओं का पंचनामा तैयार किया गया, तो वहीं अब उपभोक्ताओं से मोटी रकम लेकर उनके विद्युत मीटर सेट करने के आरोप में पकड़ाए मोतीनगर निवासी सिराज अली और भमोड़ी निवासी आरोपी दुर्गा प्रसाद कटरे ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष 20 से 25 नए नामों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा बताए गए सभी नामों की लिस्ट बनाकर नगर में एक बार फिर से छापामार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में विद्युत मीटर सेट कराया है, उनका पंचनामा तैयार कर उन पर विद्युत अधिनियम 2003 की विद्युत धारा 135 और 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तमाम जानकारी सोमवार को विद्युत विभाग के टाउन कार्यालय सहायक अभियंता हुकुमचंद यादव के द्वारा दी गई। इसमें कुछ जो अपडेट हुए तुरंत हमको कुछ नाम बताए थे उन्होंने 4-5, तो उनको ही हमने पकड़कर वो ले गए थे और वो तुरंत मौके पे उनके पंचनामे बनाए। और भी काफ़ी सारे कंज्यूमर, जहां शंका जा रही है कि और भी काफ़ी सारे कंज्यूमर हो सकते हैं जिनके द्वारा ये मीटर सेटिंग का काम करवाया गया है। हम डिपार्टमेंटली भी उसकी एक लिस्ट तैयार करवा रहे हैं और उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी चालू कर दी है। और जैसे ही ये सारी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे हम सभी जगह पंचनामे और जो विद्युत चोरी अधिनियम के तहत जो धारा 138 और धारा 135 के पंचनामे और उन पे कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने नाम आए संख्या में, जैसे 15, 20, 25 स्टेप में? संख्या में मैं लगभग जैसे अभी मैं 20-25 नाम तो हम लोग सस्पेक्टेड केस लग रहे हैं हमको, तो हमने वो निकाल लिए हैं। और भी हो सकते हैं नाम, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि और भी नाम हो सकते हैं जिस पे हम कार्रवाई करेंगे। आरोपियों के बारे में, उनकी जो गैंग के बारे में क्या खुलासे हो पाए अब तक? आरोपी की जो गैंग के बारे में पता चला, अभी तो हमको जो 2 बंदे यहाँ के थे बालाघाट के, वही पकड़ा है। और उसके बारे में उसने एक जबलपुर के कोई आसिफ व्यक्ति का नाम बोला है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों द्वारा उसका वो लिया जा रहा है कि किस तरीके से उसको काम करके हमको उनको भी पकड़ना है। कितने सालों से ये कार्यरत है, ऐसा कुछ अनुमानित तो नहीं बता सकता कितना है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय से ये चल रहा है, क्योंकि बहुत समय से हम लोगों को शिकायतें मिल रही थी इसके बारे में। तो आज इस कल परसों जो है पकड़ा पाए हैं। क्या लगता है कि कब तक खुलासा हो पाएगा इस पूरे प्रकरण का? बहुत जल्दी इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में काम चालू हो गया है और बहुत जल्दी जितने भी हैं लोग सब सामने आएंगे। अभी तक सरगना का नाम ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला। लालबरा नगर मुख्यालय को सुव्यवस्थित व सुंदर बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राजस्व विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर जिन दुकानदारों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, उनके द्वारा स्वयं कमरा खाली किया जा रहा है। तो वहीं कुछ दुकानदारों को स्थायी पट्टा उनके पास है, तो तहसील कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। वे दुकानदार तहसील कार्यालय पहुंचकर दुकानों का दस्तावेज जमा भी कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज की जाँच के बाद अवैध पाए जाने वाले बाजार क्षेत्र के शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कुछ दुकानदारों को स्थायी पट्टा उनके पास है, तो तहसील कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। वे दुकानदार तहसील कार्यालय पहुंचकर दुकानों का दस्तावेज जमा कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज की जांच के बाद अवैध पाए जाने पर बाजार क्षेत्र के शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 16 जनवरी को लांजीव के पूर्व विधायक किशोर समरीते लालबरा पहुंचकर विश्राम गृह में स्थानीय दुकानदार से मुलाकात की और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही है, उसे प्रशासन की हठधर्मिता व निरंकुशता बताते हुए अतिक्रमण हटाने के पहले दुकानदारों को व्यवस्थित किए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। यह 500 लोगों का आपने नोटिस दिया, तो उनकी व्यवस्था क्या है? कल शाम का चूल्हा कहाँ जलाएंगे? वो भोजन कैसे करेंगे? तो प्रशासन को इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए। और कोई राजनीतिक दबाव में यदि काम हो रहा है तो प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए और संविधान के दायरे में रह के उसको काम करना चाहिए। लोगों के साथ अहित न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर फिर भी प्रशासन अपनी हठधर्मिता में रहेगा तो फिर
उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, पूरी जनता को लेकर विरोध करेंगे, फिर चाहे परिणाम योग्य हो। जीवन मरण का प्रश्न है, और अगर सरकार पीछे नहीं हटती, प्रशासन पीछे नहीं हटता, तो फिर आर पार भी होगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन पहली कोशिश है कि सरकार इसको रोके। ऊपर हमारी अभी सीएम से भी बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे कि इस कार्रवाई को रोका जाए। और जब भी रोड यहाँ से निकाली जाए तो पहली कोशिश है कि गांव से बाहर से बाईपास बनाया जाए, और 4 लेन भी निकलती है तो गांव के बाहर से किया जाए। जो कार्रवाई हो रही है पहले विस्थापित किया जाए। नहीं, विस्थापित की बातें नहीं, इसको यहाँ पे कुछ नहीं किया जाए। शहर के भीतर जो भी करना है शहर के बाहर करवाओ, शहर के भीतर नहीं करो। नए मार्गों का निर्माण करना है शहर के बाहर करो। नहीं, जैसे शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए जो अंदर के जो अतिक्रमण है अवैध रूप से, उनको तोड़ने की जो कार्रवाई की जाए। मेरे एक बात बोलो, ये जो गाँव पुराना ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के नाम फिक्स होते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के आप निकाल लो कि गांव की सड़कें कितनी चौड़ी होगी। अब गांव में आपने स्टेट हाईवे बना दिया तो स्टेट हाईवे के नाम से लगे, सेंट्रल नेशनल हाईवे बना दोगे उसके नाम से। बेसिक तो एक ग्राम पंचायत है ना, बेसिक तो एक गांव है। तो गांव के जो नॉर्म्स है इंडियन रोड कांग्रेस उसको फॉलो करे प्रशासन। आप उसके ऊपर स्टेट हाईवे थोप दोगे, नेशनल हाईवे थोप दोगे, तो वो तो गाँव गली के रहने वाले लोग हैं। आप उनके जीवन को क्यों बेदखल कर रहे हो? वो तो व्यवस्थित है, वो चल रहे हैं अपने गांव में। कभी कोई किसी ने सिंघाड़ा बेच लिया, कोई लड्डू बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कहीं किसी ने समोसे की दुकान लगा लिया, कोई आलू पुआ बेच। ये तो गांव का जीवन है। आप इसको महानगर क्यों बनाना चाह रहे हो? और जब महानगर बनाओ तो उसकी अधिसूचना जारी करो, उनकी व्यवस्था करो। आप तो गाँव के ही लोगों को उनके घर से बेदखल कर रहे हो, अपनी सड़कें चौड़ी कर रहे हो, सड़कें आपकी अतिक्रमण कर रही है और भुगत रहे हो। ये थोड़ी चलेगा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में विचाराधीन डबल मनी के मामले में आरोपी अजय तिड़के की उसके अधिवक्ता के द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां अजय तिड़के सहित इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत निरस्त करते हुए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले गोंदिया के चिकित्सक पुष्पराज गिरी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु परिवाद पेश करने के लिए आदेश दिए। विद्वान अदालत ने 16 जनवरी को ही इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत निरस्त करने के साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए स्थायी वारंट भी जारी कर दिया है। आपको बता कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में डबल मनी के आरोपी अजय तिड़के, मनोज सोनेकर, शिवदीप चिले और महेश तिड़के का एक मामला विचाराधीन है। 4 जनवरी को डबल मनी के इस मामले में पेशी में अजय तिड़के उपस्थित नहीं हुआ था। विद्वान अदालत ने व्यक्तिगत रूप से अजय तिड़के को अगली पेशी में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे और 14 जनवरी को पेशी नियत की गई थी। 14 जनवरी को भी अजय तिड़के, शिवजी चिले, महेश तिड़के उपस्थित नहीं हुए। मनोज सोनेकर उपस्थित हुआ था, किंतु अजय तिड़के के अधिवक्ता ने धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पेश कर आवेदन के साथ डॉक्टर पुष्पराज गिरी गोंदिया की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। इस मेडिकल रिपोर्ट में अजय तिड़के को 1 माह का बेड रेस्ट किए जाने का उल्लेख किया गया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया ने अजय तिड़के की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के द्वारा पेश किए गए आवेदन पर आपत्ति लगाई और मेडिकल रिपोर्ट की जांच करवाने निवेदन किया गया था। विद्वान अदालत ने इस मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता की जांच किए जाने हेतु थाना प्रभारी किरणापुर को आदेशित किया था और 16 जनवरी को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देशित किए गए थे। 16 जनवरी को किरणापुर थाना प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें अजय तिड़के की मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा है। विद्वान अदालत ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु परिवाद पेश करने के आदेश दिए और डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के हेतु मेडिकल बोर्ड महाराष्ट्र को भी निर्देशित किया गया है। इसी के साथ ही विद्वान अदालत ने डबल मनी के इस मामले के एक आरोपी मनोज सोनेकर को छोड़कर अजय तिड़के, शिवजी चिले और महेश तिड़के की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने हेतु स्थायी वारंट जारी कर दिया गया है। सर, डबल मनी मामले में कुछ आरोपियों की जमानत निरस्त की गई, क्या है ये पूरा मामला? मामला ऐसा है कि थाना किरणापुर का अपराध क्रमांक 151 में आरोपी अजय तिड़के, महेश तिड़के, शिवजी चिले और मनोज सोनेकर थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 4/1/2023 को पेशी साक्ष्य हेतु नियत थी। साक्षी उपस्थित हुए थे किंतु आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय ने ये आदेश करते हुए आदेश पत्रिका में उल्लेख किया था कि दिनांक 14/1/2023 को सभी आरोपीगण अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे, तभी साक्ष्य ली जा सकेगी। दिनांक 14/1/2023 को आरोपीगण
में से सिर्फ मनोज सोनेकर उपस्थित हुआ, शेष आरोपी उपस्थित नहीं हुए। शेष आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता के द्वारा एक 317 दापरा शाखा आवेदन पेश किया गया उनकी हाजिरी माफ़ करने हेतु। साथ में एक मेडिकल रिपोर्ट अजय तिड़के के संबंध में पेश की गई, जिसमें ये लिखा था कि अजय तिड़के को 1 महीने का बेड रेस्ट दिया जाए। चूँकि अभियोजन द्वारा उक्त मेडिकल रिपोर्ट फर्जी प्रतीत होने से न्यायालय में आपत्ति ली गई कि उक्त जो मेडिकल रिपोर्ट है फर्जी है, जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को तस्दीक करने हेतु थाना प्रभारी किन्नापुर को आदेशित किया। थाना प्रभारी किन्नापुर ने आज 16/1/23 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये पाया कि जो मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अभियुक्त गण की ओर से वो फर्जी है, जिसके आधार पर आज माननीय न्यायालय ने गोंदिया के डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध परिवाद पेश करने हेतु तथा उनके मेडिकल बोर्ड महाराष्ट्र को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया है। भारी भरकम अमले के साथ गर्रा पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को गर्रा चौक में किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया, जहां इस कार्रवाई में सड़क किनारे शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर करीब 180 फीट लंबी शासकीय भूमि को अतिक्रमण। जहां सोमवार को भारी भरकम दल बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जिसके उपरांत शेष रह गए पक्के निर्माण पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। जहां गर्रा चौक पर की गई कार्रवाई में स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग देखने को मिला, तो बिना विरोध यहां कार्रवाई देर शाम तक संपन्न की गई। अच्छा, क्या की दुकान आलू मुंडे मंगोड़े क्या? अच्छा, ये कब से चला रहे थे आप? हाँ सर, ये 12 साल से। 12 साल से? हाँ सर। अभी जो कार्रवाई जो चल रही है, हाँ सर, क्या उचित कार्रवाई है? संतुष्ट कार्रवाई? उचित कार्रवाई है, यानी कोई विरोध नहीं है? कुछ नहीं, विरोध नहीं है। यानी आप मानते कि अतिक्रमण बनाया गया? विरोध होता तो दिख जाता ना, विरोध नहीं सर हमारा। ये बताइए कि भैया आज अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है आपके क्षेत्र में, क्या कहें? 2 दिन पहले हमको नोटिस प्राप्त हुआ था राजस्व विभाग द्वारा कि ग्राम पंचायत बॉडी यहाँ पे पूरी जो है कम्प्लीटली खड़ी रहेगी, जॉइंटली अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। कलेक्टर साहब के निर्देश है, उसका पालन हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है? 180 लोगों को नोटिस बांटा गया है राजस्व विभाग द्वारा। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और मुख्य मार्ग से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है, जहां सड़क किनारे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं समय सीमा पूरे होते ही उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसका नज़ारा सोमवार को गर्रा चौक में भी देखने को मिला, जहां वनगंगा नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जो गर्रा चौक पर पूरे दिन चलती रही। जहां इस कार्रवाई में किसी का कोई विरोध नहीं देखने को मिला। प्रशासनिक अमले के द्वारा 24 जनवरी को लालबरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाने की भी बात कही जा रही है। गर्रा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, कैसी की कार्रवाई है? देखिए, शासन का निर्देश है कि जहाँ जहाँ पर भी भारी मात्रा में अतिक्रमण है, माफिया टाइप के लोग हैं, उन सभी जगहों पर अतिक्रमण हटाया जाना है। गर्रा प्रॉपर जहाँ चौक है वहाँ पर लगभग 180 फीट की हमारी रोड है, और उन जगहों पर बहुत से व्यापारियों के द्वारा होटल आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया था। और ये हमने अभी 3-4 दिन पहले नाप की है, नाप करके सभी को अवगत कराया है, लाल से इसे निशान लगाए हैं, और आज का दिन तय किया गया था कि आज का दिन अतिक्रमण हटाया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि जो भी अतिक्रमणकारी है उनका किसी प्रकार का विरोध यहाँ पर नहीं है। स्वेच्छा से उन्होंने अपनी सारी जो मूल्यवान चीज़ें हैं वो हटा लिए, टीन शेड हटा लिया गया है, और केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसको हमारी टीम अभी पुलिस बल के सहयोग के साथ हटा रही है। कितने लोग हैं की मार्किंग की गई थी? वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा वनगंगा नदी रेलवे पुल मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन देखने पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे पुल में बनी रेलिंग के खांचे में उन्हें एक शव दिखाई दिया, जहां कंबल में वह लिपटा शव देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए, तो जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने शव मिलने की सूचना वारासोनी पुलिस को दी, जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। वनगंगा नदी रेलवे पुल के ऊपर रेलिंग में मिली यह लाश करीब 10 से 15 दिन पुरानी बताई जा रही है, जहां शव पूरी तरह से गल चुका है, जिसके चलते पुलिस को पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है कि यह शव पुरुष का है या महिला का। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट टीम को बुलाकर जांच करवाई। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर अज्ञात शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुझे साहब का फ़ोन आया
उसके बाद मैं आया यहाँ पे देखा, लाइन मेरी क्लियर थी, ऊपर कोई बॉडी नहीं थी। जब मेरे को मैं फिर से फ़ोन लगाया साहब को, तो साहब बोले कि नीचे उतर के देखो कोई बॉडी तो नहीं है। मैं नीचे उतर के देखा, मेरे साथ में मेरा एक स्टाफ भी था, तो नीचे एक बॉडी थी। मैं फ़ोटो खींचा और साहब को भेजा दिया। कौन से क्या बोलते हैं अपना ऐसे CPW। अच्छा, मैंने कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि वैनगंगा नदी के ऊपर जो रेलवे का पुल है, उसी पुल में एक डेड बॉडी है, जिसे स्टाफ के साथ आकर देखा तो पुल के रेलिंग के अंदर, नदी और पुल के बीच में जो रेलिंग है उसी में एक डेड बॉडी है जो प्रथम दृष्टया पुरुष की लग रही है। और उस पर सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी की ओर से सूचना ले करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही, बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने कार्यपालिका में कार्यरत अधिकारियों के लंच टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठाते हुए व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग की। जहां उन्होंने कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले कलेक्टर, SP, DFO सहित जिले के 47 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के लंच टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इन अधिकारियों के ऊपर एक कंट्रोल बॉडी बनाने की मांग राज्य सरकार से की है। पूर्व विधायक श्री समृद्धि का आरोप है कि SP, कलेक्टर सहित कार्यपालिका कार्यालय में लंच टाइमिंग दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक का रहता है, जहां अधिकारी 1 बजे ही लंच करने के लिए घर चले जाते हैं और दोपहर 3 बजे आते हैं। वहीं कभी कभी लंच टाइमिंग में घर जाने के बाद अधिकारी अपने कार्यालय में वापस ही नहीं आ पाते, जिसके चलते जनता के कई कार्य नहीं हो पाते और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जिले में यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, इसलिए इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार को अधिकारियों के ऊपर एक कंट्रोल बॉडी बनानी चाहिए, ताकि जनता को अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और समय पर उनके कार्य हो जाए। देखिए, बालाघाट जो जिला मुख्यालय है, यहाँ पे राज्य सरकार की और 2 व्यवस्था है। एक कार्यपालिका है, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के जो पार्ट हैं उसमें नगर पालिका है, जिला पंचायत है, ये व्यवस्थापिका के पार्ट हैं। विधायक सांसद व्यवस्थापिका पार्ट है, लेकिन जिले में जिला पंचायत और नगर पालिका जो है ये मूल रूप से व्यवस्थापिका के पार्ट हैं। और कार्यपालिका के पार्ट में कलेक्टर, SP का दफ्तर और जिले में करीब 47 जो विभाग हैं राज्य सरकार के, वो सारे विभागों के जो दफ्तर हैं वो कार्यपालिका के पार्ट में। दूसरा न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में DJ से लेकर सारे जो जजेस हैं वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। न्यायपालिका का काम ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका जो है 10:30 से 5:30 तक कोई भी जज लंच टाइम में बाहर नहीं जाता है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे बैठते हैं, अपने ऑफिस में ही लंच करते हैं, तो जनता को उनके कामों में सहूलियत होती है। लेकिन कार्यपालिका इससे अपोजिट है। कार्यपालिका 10:30 बजे कोई भी अधिकारी अपने दफ्तर में नहीं आता और 5:30 बजे तक तो रहता नहीं। लंच के समय जब जाते हैं लोग तो आधे घंटे का लंच टाइम होता है, 1:30 से 2, लेकिन ये 1 बजे जाते हैं और 3 बजे आते हैं और कभी तो आते भी नहीं है। तो मान लीजिए कि ये जो कार्यपालिका का पूरा सिस्टम लंच के बाद बिल्कुल खराब हो जाता है, कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं रहता। दूसरा, इनकी वजह से जो लोकल यहाँ के जो बाबू हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो भी अपने घर जाते हैं। तो जो 3 घंटे का समय बिल्कुल जनता का कोई काम नहीं होता और जनता मायूस होकर जाती है। तो मेरा कहना है कि ये सारे लोग, जो सारे अधिकारी हैं, इनके ऊपर एक कंट्रोलिंग बॉडी राज्य सरकार को बनाना चाहिए। इनका समय देखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और कलेक्टर और SP ये बड़े जिम्मेदार पोस्ट हैं, IFS जितने भी हैं, DFO ये जिम्मेदार पोस्ट हैं, ये भारत सरकार के लोग हैं। तो इनको तो कम से कम बचना चाहिए कि भाई लंच टाइम में आधा घंटा गए और अपने तत्काल आ गए। और ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था, जब से जिले में व्यवस्था बनी तब से कभी मैं देखा कलेक्टर, SP और जो अधिकारी अपने लंच के बाद अपने घर गए तो कभी आते नहीं है। और बाबू भी कहता है चपरासी साहब तो लंच पे गए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कहीं दौरे पर नहीं चले जाएंगे। तो ये जो नादिर शाही है और अफसर शाही है, इस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, बेलगाम है इसके। वहीं उन्होंने बालाघाट में 3 नए जिले बनाकर बालाघाट को संभाग बनाए जाने की मांग की। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान विधायक श्री समृद्धि ने बताया कि बालाघाट में बैयर, वारासिनी और लांजी को जिला बनाकर जल्द से जल्द बालाघाट को संभाग घोषित करना चाहिए, क्योंकि जनता की वर्षों पुरानी मांग है। अभी बालाघाट जिला जो है इसका मूल स्वरूप बदलना चाहिए। एक तो बालाघाट को संभाग बनाना बहुत ही आवश्यक है और 2023 विधानसभा चुनाव है और जनता की पुरानी मांग है। साथ ही वारासिनी, लांजी और बैयर 2
3 नए जिले यहाँ पे होना चाहिए, तभी बालाघाट जिले का संभाग बनना ठीक होगा। साथ ही वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने परसवाड़ा, खैलांजी और लालबर्रा में राजस्व अनुभाग बनाकर वहां एसडीएम के पदस्थ किए जाने की मांग स्थानीय प्रशासन से की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि यदि इन जगहों पर 3 नए एसडीएम पदस्थ कर दिए जाएंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और कार्यों में पहले से कहीं अधिक सुधार आएगा। 12 शिवनी, लांजी और बैहर 3 नए जिले यहाँ पे होना चाहिए, तभी बालाघाट जिले का संभाग बनना ठीक होगा। साथ ही अभी जिले में जो एक प्रशासनिक फेरबदल की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परसवाड़ा में एसडीएम का एक राजस्व अनुभाग बनना चाहिए, लालबर्रा एक नया राजस्व अनुभाग, वहाँ पे भी एसडीएम की पोस्टिंग की सख्त आवश्यकता है। दूसरा खैरलांजी भी राजस्व अनुभाग बनना चाहिए, खैरलांजी में भी एक एसडीएम की पोस्टिंग आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुष विभाग में कार्य करने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए, जिसका विरोध आयुष विभाग के कर्मचारियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने इस आदेश को आयुष कर्मचारियों को अपमानित करने वाला और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला आदेश बताते हुए हाल ही में जारी किए गए इस आदेश को तुरंत ही वापस ले जाने की मांग की है। जिन्होंने अपनी इस मांग को लेकर शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथिक कर्मचारी संघ के माध्यम से सोमवार को नगर के काली पुतली चौक के गार्डन में एक बैठक का आयोजन कर इस आदेश का जमकर विरोध किया। वहीं उन्होंने काली पट्टी बांधकर नगर में एक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से सार्थक ऐप पर हाजिरी लगाने वाले आदेश का विरोध किया गया। वहीं उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर कार्यालय और जिला आयुष अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। प्रदेश शासन के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने तत्काल ही सार्थक ऐप में हाजिरी लगाने वाले इस आदेश को वापस ले जाने की मांग की। जिला आयुष अधिकारी महोदय जी को सार्थक ऐप की माध्यम से उपस्थिति का हम कहना चाहिए कि विरोध करते हुए यह निर्णय लिए और हमारी रैली निकली और जिला आयुष अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमारे कहना चाहिए कि जिला आयुष कर्मचारी संघ और पूरा परिवार ने कोरोना काल में सेवाएं दी है, घर घर जाकर विषम परिस्थितियों में। तो इसमें किसी प्रकार से हमारे आयुष कर्मचारी संघ भाइयों पे, चाहे वो जिला अधिकारी, तुम्हारे कहना चाहिए चिकित्सा अधिकारी हो, कोई भी कहना चाहिए कि पैरामेडिकल स्टाफ हो, इस पे संदेह करने का कोई सवाल नहीं उठता। ये तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा परिचय हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी को मालूम है इस बात को और उन्हें कही भी है इस बात को। आपको बताया कि हाल ही में 11 जनवरी को मध्य प्रदेश शासन संचालनालय आयुष विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर आयुष विभाग में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों से सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका विरोध आयुष कर्मचारी के द्वारा शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथिक कर्मचारी संघ के माध्यम से किया जा रहा है।